हाय स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक जो है वो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम या ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है इसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़नी है, उनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वन बाय वन। तो उनको मैंने हेडिंग्स की फॉर्म में बनाया हुआ है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सबसे पहले मैं आपको रीजन्स के बारे में बताऊँगा। रीजन्स के बाद फिर मैं प्रेरीज एंड सवाना जो है इसमें फ़र्क बताऊंगा। और स्टूडेंट इसके बाद फिर हम इसमें जो है रेनफॉल उसकी स्टडी करेंगे। रेनफॉल के बाद हम वहाँ के प्लांट लाइफ की स्टडी करेंगे और प्लांट लाइफ के बाद हम वहाँ पे लेयरिंग जो है उसकी स्टडी करेंगे। 6 नंबर पे स्टूडेंट हम वहाँ पे एनिमल्स लाइफ की स्टडी करेंगे और 7 नंबर पे वहाँ पे प्रोडक्टिविटी की स्टडी करेंगे स्टूडेंट। और 8 नंबर पे हम वहाँ पे ह्यूमन इम्पैक्ट को स्टूडेंट देखेंगे। तो वन बाय वन हम इसको स्टडी करते हैं, वन बाय वन हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट ग्रासलैंड इकोसिस्टम का आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इकोसिस्टम तो आपको पता है इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर कॉल्ड इकोसिस्टम। और ग्रासलैंड वो होता है जिधर ग्रास बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। मीन के प्लेन मोस्टली एरियाज हों, प्लेन भी नहीं, अप्स एंड डाउन प्लेचियो माउंटेन हो, लेकिन ग्रासेस हों वहाँ पे, उसको हम बोलते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम। और रीजन में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि आपने पाकिस्तान में बताना है कि कौन सा सिस्टम कहाँ कहाँ पे है। तो पाकिस्तान में गिलगित बिल्तिस्तान, वहाँ पे कश्मीर, वज़ीरिस्तान, चित्राल, किलात, इसमें से जितने भी हैं ये कश्मीर और केपीके के इलाके हैं। कलात जो है ये बलूचिस्तान है, ये डिवीज़न है जिसमें कोयटा के पास जो एरिया आता है किलात का, नॉर्थ किलात। तो इन इलाकों में हमारे पास ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। इसके अलावा स्टूडेंट अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो यूरेशिया, मैंने आपको बताया था एशिया और यूरोप की दोनों की कॉमन बॉर्डर या कॉमन इलाके जो है यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। दुनिया में इन इलाकों में ग्रास बहुत ज़्यादा है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है और पाकिस्तान पे यहाँ पे हैं। वैसे तो स्टूडेंट दुनिया में रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, वहाँ भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम मौजूद हैं। बट हमने मेजॉरिटी की बात की है कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरोप और एशिया और नॉर्थ अमेरिका में जो है वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम मौजूद है। अब स्टूडेंट आपको मैं एक चीज़ और बताता जाऊं कि जब भी हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं ना, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के 2 टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं प्रेरीज और दूसरे को हम बोलते हैं सवाना। स्टूडेंट प्रेरीज वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है जिसमें ट्री नहीं है, प्लेन, मीन के आपको घास ही घास नजर आएगा, ठीक है। ग्रासेस हैं लेकिन बीच में ट्री नहीं है, ठीक है। हर्ब्स हैं या कहीं कहीं श्रब्स होगी, ट्री नहीं है। ऐसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम को हम बोलते हैं प्रेरीज। अगर हम प्रेरीज की बात करें ना, ये हमारे पास पैम्स ऑफ अर्जेंटाइन के जो इलाके हैं उनमें, और इसके अलावा अमेरिका के कुछ रीजन जो है वहाँ पे हमारे पास प्रेरीज है, ठीक है। उसके अलावा सवाना है। सवाना ऐसा ग्रासलैंड इकोसिस्टम है जिसमें ग्रास के साथ साथ ट्री भी हों बीच में। ये मोस्टली हमारे पास, जब भी हम सवाना की बात करते हैं ना, तो ये हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन में, आपको मैंने बताया था कि जो एक्वेटर वाले रीजन्स होते हैं, जिस जगह पे बारिश का सीज़न, रेनी सीज़न ज़्यादा होता है, वो जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, उन रीजन में जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है ना, वहाँ पे ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वुडी ट्री। इसका मतलब फिर ये हो गया कि आपको ग्रासलैंड इकोसिस्टम की दोनों टाइप क्लियर हो गई, प्रेरीज एंड सवाना। प्रेरीज जो हैं इनमें ट्री होते हैं वुडी, सवाना में वुडी ट्री नहीं होते। प्रेरीज जो होते हैं ये आपके पास स्टूडेंट होते हैं आपकी जो पैम्स ऑफ अर्जेंटाइन वाले रीजन में, और उसके अलावा सवाना जो है ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाए जाते हैं। इसके बाद रीजन क्लियर होने के बाद ना आपको अब हम बात करते हैं रेनफॉल की, कि इन इलाकों में रेनफॉल कैसे होती है। स्टूडेंट जब भी हम इन इलाकों की रेनफॉल की स्टडी करते हैं ना, तो इन इलाकों में 250 से 750 जो है या 10 to 30 इंच एनुअल रेनी सीजन होता है, रेन होती है। लेकिन कुछ ट्रॉपिकल रीजन जो है, जिस तरह मैंने बताया कि सवाना, ये ट्रॉपिकल रीजन के ग्रासलैंड इकोसिस्टम है,
तो ट्रॉपिकल रीजन में ज़ाहिर बात है बारिश ज़्यादा होगी, 1500 mm या 60 इंच, और आगे मैंने लिखा भी है कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन जो हैं उनमें पाए जाने वाले जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वहाँ पे बारिश जो है वो ज़्यादा होती है। और अगली बात इंफॉर्मेटिव ये है कि वहाँ पे ट्री भी होते हैं, वुडी ट्री भी वहाँ पे हैं, दरख्त भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि स्टूडेंट ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ना जो फायर है, जो आग है, ये क्रूशियल फैक्टर है उसकी डिटीरियोरेशन का। जब भी हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की स्टूडेंट स्टडी करते हैं तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में फॉर एग्जांपल अगर थोड़ी सी जगह पे भी जो है वो आग लग जाए, आपको पता है कि ड्राई सीजन में जब सारे का सारा ग्रास जो है खुश्क होगा, आग की वजह से सारी की सारी जो आपका इकोसिस्टम है वो सारा तबाह हो जाता है। अगर मैं आपको गंदम की एग्जांपल दे दूं, क्रॉप्स है आपके पास गंदम पूरी तरह खुश्क हो चुकी है, मीन के उसको हार्वेस्टिंग का टाइम आ चुका है, उससे पहले आपको पता थोड़ी सी सिगरेट का रेमिनेंट्स जो है वो भी अगर उसमें फेंक दें, उससे वो थोड़ी सी मतलब आग लगेगी और पूरे एरिया जो है वो तबाह हो जाते हैं। तो हमारे पास जब भी हम बात करते हैं इसकी आपकी रेनफॉल, और रेनफॉल में मैंने बताया कि कुछ ऐसे रीजन हैं जिसमें कितनी रेनफॉल है, और कुछ जो हैं जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल की ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वहाँ पे रेनफॉल डबल होती है, और आग जो है वो वहाँ पे ज़रा क्रूशियल फैक्टर है, उसकी वजह से बहुत सा सिस्टम तबाह हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट जब भी हम नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं, हेडिंग नंबर 4 की, तो वहाँ पे है प्लांट लाइफ के, वहाँ के प्लांट जो है वो किस तरह के होंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम के। जब भी हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम के प्लांट की बात करते हैं तो पहले नंबर पे ग्रेमिनोइड्स फैमिली, जिसको फैमिली पोएसी कहते हैं, दानेदार जो पौधे होते हैं, या ग्रास फैमिली जिसको हम कहते हैं, वो प्लांट वहाँ पे हैं। इसके अलावा फॉर्म्स ऑफ कंपोजिट फैमिली, आपको पता है कि स्टूडेंट कंपोजिट जो है ये भी एक फैमिली है आपके प्लांट की, उसके बहुत से फलीदार जो पौधे छोटे छोटे होते हैं वो इन इलाकों में बड़े हैं, हर्बेशियस प्लांट इन इलाकों में बड़े हैं। और स्टूडेंट एक चीज़ आपको और बता दूं कि जब भी हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की प्लांट लाइफ की जो ही स्टडी करते हैं तो प्लांट लाइफ में आप एक हेडिंग पढ़ाई जाती है जिसको हम लेयरिंग कहते हैं। अब ये लेयरिंग क्या है, लेयरिंग को सुन लें। लेट्स सपोज मेरे पास, जब भी हम इस चीज़ को देखेंगे, जब भी हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं, मेरे पास ना ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम की मिट्टी है। इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे जो है ग्रास है जो छोटी छोटी है, बिल्कुल छोटी, कुछ है जो उससे बड़ी बड़ी ग्रास है, कुछ है जो सबसे बड़ी बड़ी ग्रास है। तो इसका मतलब है ये लेयर बन रही है, 3 लेयर है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है टॉल ग्रास, मिड ग्रास एंड थर्ड लेयर या स्मॉल ग्रास। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, मतलब कि कुछ ऐसी हैं जो ग्रास के साइज़ बड़े हैं वो फर्स्ट लेयर में आ गए, जिनके दरमियाने साइज़ हैं वो सेकंड लेयर में आ गए, जिनके बिल्कुल छोटे हैं वो फर्स्ट मतलब छोटी थर्ड लेयर में आ गए। तो जब भी हम देखते हैं टाल ग्रास तो उसमें 2 की एग्जांपल दी है, एंड्रोपोगन एंड पैनिकम। इसके अलावा भी कोई ग्रासेस होंगी वहाँ पे जिनकी जो टाल ग्रासेस में आती होंगी, जो फर्स्ट लेयर में आती होंगी, लेकिन प्रोमिनेंट को यहाँ पे लिखा है। उसके बाद मिड ग्रास में यहाँ पे जो है स्टिपा, ठीक है, ये शायद मेरा हाथ यहाँ पे लग रहे से कट गया है, स्टिपा, स्पोरोबोलस और आइजोप्सिस, ये मिड ग्रासेस में आती हैं, इनका साइज दरमियाना होता है। और जो थर्ड लेयर है उसमें आता है पुआ एंड ब्रोमस। तो ऐसे फिर हमारे पास जब भी हम प्लांट लाइफ की स्टडी करते हैं, उसकी लेयरिंग की स्टडी करते हैं, तो प्लांट लाइफ को बेसिकली साइज़ के लिहाज से हमने 3 लेयर में डिवाइड कर लिया, फर्स्ट लेयर, मिड लेयर या सेकंड लेयर, और उसके बाद है थर्ड लेयर। इसके बाद स्टूडेंट लेयर के बाद जब हम एनिमल्स लाइफ की स्टडी करते हैं कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में एनिमल्स किस तरह के हैं, तो ज़ाहिरी बात है वहाँ पे हाउस हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर हर्बीवोर्स होंगे जो ग्रेजिंग करते होंगे, जो चरते होंगे। मैं आपको यहाँ पे छोटी सी बात बताऊँ, अक्सर आप नेशनल जियोग्राफी पे ना वो देख रहे होते हैं कि डियर, हरन जो है वो ग्रेजिंग कर रहे होते हैं, एलिफेंट होते हैं, बाइसन हैं, और चीता या शेर उनका शिकार कर रहा होता है, तो आपको ग्रास नज़र आती है दूर दूर तक, वो सारा ही ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। कुछ में आपने देखा होगा कि ग्रास और ग्रास के बीच बीच में दरख्त लगे हुए हैं, वो सवाना है, ठीक है। तो हमारे पास वहाँ पे हर्बीवोर ज़्यादा है, इंसेक्ट ग्रास हॉपर भी होगा क्योंकि जो घास को खाने वाले टिड्डे हैं। उसके अलावा कुछ, क्योंकि ये हर्बीवोर्स और इंसेक्ट है, ये प्लांट फॉलियोज, प्लांट के पत्तों को खाते होंगे। उसके साथ साथ स्टूडेंट वहाँ पे रेप्टाइल हैं, लिजर्ड्स वगैरह होंगे, एम्फीबियन, टोड, फ्रॉग वगैरह होंगे, और साथ इसके मैमल्स। आपको ज़ाहिर बात है कि मैमल्स में
ज़ेब्रा है, बाइसन है, एलिफेंट है और डिफरेंट मैमल्स हैं जो ग्रेजिंग करते हैं, जो चलते हैं, ठीक है। और ऐसे ही वहाँ पे डीकम्पोज़र, आपको पता है कि वहाँ पे जो ग्रास है, ग्रास जब ड्राई हो जाता है, डेड हो जाता है, उसको डीकम्पोज करके दोबारा सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना। तो उसमें यहाँ पे मैंने एफ एंड बी लिखा हुआ है। एफ मीन फेंजाई, बी मीन बैक्टीरिया। फेंजाई और बैक्टीरिया डीकम्पोज़र जो हैं वो वहाँ पे डिकम्पोज करते हैं। इसके अलावा ज़ेब्रा और बाइसन वगैरह ये एनिमल्स जो हैं ये उन एनिमल्स की लाइफ में मौजूद हैं। तो स्टूडेंट ऐसे हेडिंग जो 7 है ना, ये है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में बेसिकली ये होता है कि हमने इसमें ये चेक करना होता है कि 1 मीटर स्क्वायर में ना सालाना कितनी प्रोडक्शन हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, 1 साल के बाद वहाँ पे जो घास होगी उसको काट के उसका वेट चेक कर लिया जाएगा और हम कहते हैं कि सालाना 1 मीटर स्क्वायर में इतनी जो है प्रोडक्शन है। जैसा कि जब हम बात करते हैं तो 700 to 1500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये मतलब कि उसकी है ग्रासलैंड इकोसिस्टम की प्रोडक्शन। लेकिन जो वो एरिया जिधर रेनी सीजन ज़्यादा है, यहाँ पे मैंने बताया कि भाई कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें रेनी सीजन होता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ग्रासलैंड में, उनमें ज़ाहिर बात है कि अगर बारिश ज़्यादा है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। 4000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर है। और इसके साथ साथ जो है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जितनी ग्रास पैदा हो रही है इसमें 5 to 10% कंज्यूम करते हैं ग्रेजर। जो वहाँ पे एनिमल चरते हैं ना, वो जस्ट 5 से 10% जो घास है वो खाते हैं। बाकी कुछ जो है वो तबाह हो जाती है, कुछ दोबारा से डीकम्पोज हो के सॉइल की फर्टिलिटी में चेंज हो जाती है, कुछ जो है इंसेक्ट खा जाते हैं। इसके अलावा कुछ इनवर्टिब्रेट भी खाते हैं। ये यहाँ पे मैंने वो बताया है जो ग्रेजर हैं, जो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, ठीक है। तो इसके अलावा बाकी जो घास है वो कुछ खाते हैं एनिमल्स, कुछ ड्राई हो जाती है, ड्राई होने के बाद डेड हो जाएगी तो वो दोबारा जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और जितने भी मैंने आपको इकोसिस्टम बताए, हर इकोसिस्टम में ह्यूमन के इम्पैक्ट को ज़रूर पढ़ा रहा हूँ कि भाई देखें इंसान ने जो है वो कैसे इसको तबाह किया। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि जब भी आप ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं ना, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इंसान ने सारे इकोसिस्टम को तबाह किया है, सारे फॉरेस्ट को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ग्रासलैंड इकोसिस्टम को इसने सबसे ज़्यादा तबाह किया है। क्यों? पहली तो बात ये है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम बेसिकली थोड़ा सा प्लेन होता है। अब देखें ना, एक पहाड़ पे जंगल है और एक प्लेन एरिया पे जंगल है। इंसान ने घर बनाना है तो वो कोशिश करेगा मैं प्लेन एरिया को ही आबाद करूं। उसने जो है फार्म बनाने हैं, उसने एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन को आज़ाद करवाना है, तो वो बजाय इसके कि पहाड़ों को सिलेक्ट करेगा, बजाय इसके कि वो जंगलात को सिलेक्ट करेगा, वो उन एरिया को सिलेक्ट करेगा जिधर जंगलात कम हो, जिधर दरख्त कम हो, उसको काटने कम पड़े, वो जल्दी से मतलब हल चला के अपनी फसल को वहाँ पे जो है वो क्रॉप को कल्टीवेट करे। तो पहला पॉइंट है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हम इसको डिटीरियोरेट कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक के लिए हम इसको काट रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। और यहाँ पे 2 पॉइंट है, सॉइल इरोजन एंड सैलिनिटी। यहाँ पे स्टूडेंट एक और चीज़ है सॉइल इरोजन। आपको पता है कि जब बारिश होती है ना, बारिश के साथ क्या होता है कि बारिश जब ज़मीन पे गिरती है, अगर वहाँ पे ग्रास ना हो तो वो बारिश जो डायरेक्ट सॉइल पे गिरेगी और सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट और सॉइल को अपने साथ डिज़ोल्व करके ना मिट्टी को बह जाएगी। जब न्यूट्रिएंट पानी के साथ ही बह जाएंगी तो पीछे सॉइल जो है वो मतलब अनफर्टाइल हो जाएगी, वहाँ पे चीज़ें ग्रो नहीं करेंगी। होता इस तरह है कि जब इन एरिया में एनिमल्स ओवर ग्रेजिंग करते हैं, जब चरते हैं, चरने की वजह से आपको पता है कि उनके पाँव की वजह से ना नीचे वाला ग्रास जो है वो ग्रास टूटती है और नीचे से मिट्टी निकल आती है। वो मिट्टी बारिश के साथ मिक्स होती है और जब मिक्स होती है तो वहाँ पे सॉइल इरोजन होती है। इसके अलावा स्टूडेंट जब वहाँ पे बारिश होगी ना, बारिश की वजह से जब पानी एवेपोरेट कर जाता है तो जो पीछे पानी के अंदर जो साल्ट हैं वो उस सॉइल में रहते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे हमारे पास आपको मैंने पहले भी बताया कि भाई जितना भी नेचुरल इन्वायरमेंट होता है आप उसको तबाह करते हैं। आप अपनी जितनी भी जो है प्लांट हैं, वाइल्ड प्लांट है, जब आप उसको कट करके इंसान उसको हाउसिंग स्कीम में लाए, इंसान उसको जो है अपनी कैटल फार्मिंग के लिए लाए, जिसमें मर्जी कन्वर्ट करे, वो डेजर्ट की फॉर्म में आ जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। और यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है ये आप इस प्रोटेक्ट नहीं है, इंसान जो है इसको बड़ी
बेदर्दी से कट भी कर रहा है, वहाँ पे अपनी आबादी जो है, अपनी जो सोसाइटीज़ हैं, अपनी कम्युनिटी जो है वो वहाँ पे लॉन्च कर रहा है, जिसकी वजह से ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम आपके तबाह हो रहे हैं। तो स्टूडेंट नहायत ही सिंपल सा आसान सा टॉपिक था। तो हम यहाँ पे अपने टॉपिक को वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।